हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट, है ना, चैप्टर फर्स्ट के एग्जाम्पल। क्या करेंगे? चैप्टर फर्स्ट के एग्जाम्पल। एक्चुअली मैं थ्योरी के सारे बेस आपको बता चुका हूँ, ठीक है। मैक्सिमम अच्छे से अच्छे जितने भी न्यूमेरिकल्स में बन सकते थे वो हम थ्योरी के साथ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। पर एक बार अपन को बुक कंप्लीट करनी है, तो बुक के हिसाब से इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे पास बन सकते हैं ना बुक के, वो सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या? एग्जाम्पल, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है किसी धातु के गोले को, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है? किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से, 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने में, धनावेशित करने में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं, ठीक है। किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से हमें धनावेशित करना है, ठीक है। तो पूछा है आपसे कि उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो आपको यहाँ पर आवेशों का क्वांटीकरण Q बराबर क्या होता है? Ne, ठीक है। तो हमने पूछी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो N बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन E। Q कितना दे रखा है आपको? 1 कूलम। E कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 अपॉन 1.6 × 10⁻19, इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको 10 लिखते हैं हम, इसको 1.6 लिख दें, इसको 10⁻18 लिख दें। पॉइंट को हटाया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 6.2 5 × 10⁻18, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स की हमें इसमें जरूरत है। क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आया? एक धातु का गोला है, उसको हम 1 कूलम आवेश से धनावेशित करना चाहते हैं, उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां भी पूछे, ध्यान रखो आपको लास्ट में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, Q बराबर Ne। हां, ये प्लस माइनस Ne होता है, ध्यान रखना। यदि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो माइनस Ne लगाएंगे, और यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो प्लस Ne लगाएंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन क्या है? एक 250 ग्राम का एक कप है, ठीक है। उसमें हमने भरा पानी। क्या भरा है उसके अंदर? पानी भरा है। पूछा ये कि इसमें कितने धन और कितने ऋण आवेश होंगे। कहने का मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया, 250 ग्राम पानी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। यही तो बात हो गई। क्वेश्चन को देखे तो एक कप जल है ना, उसकी मात्रा दे रखी है कितनी? 250 ग्राम, है ना। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको मोलर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आना चाहिए। तो मतलब इसका एक फॉर्मूला होता है, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बराबर ग्राम में भार बटे अणुभार गुणा अणुभार, ठीक है। समझ आ गया? तो ग्राम में भार कितना? 250 ग्राम। अणुभार किसका पूछा है? जल का, H2O 18। अवगाद्रो संख्या 6.06 जो भी होती है, 6.06 गुणा 10⁻23 6.602 चेक कर देना है, ठीक है। ये अवगाद्रो संख्या हो गई। तो इतने तो हुए एटम, और हम जानते हैं कि एक एटम में, जल के एक एटम में, किसमें? H2O के एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास? समझ आ रही है? 250 ग्राम पानी में टोटल इलेक्ट्रॉन पूछे, तो हमें पता है एक एटम में इतने इलेक्ट्रॉन है, और टोटल 250 ग्राम में इतने अणु है, इतने एटम है। तो हम क्या कह रहे हैं कि 250 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 250 बटे 18 गुणा 6.6023 गुणा 10⁻23 गुणा 10। इतने तो हुए इलेक्ट्रॉन। इतने तो क्या हुए? इलेक्ट्रॉन, है ना। ये तो क्या हुए? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आपसे पूछा आवेश, तो 250
ग्राम जल में आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुना 10 की घात, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 250 गुना 18 गुना 6.6023 गुना 10 की घात 23 गुना 10 गुना 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व करने पर जो इसकी वैल्यू आएगी क्योंकि वो मैं लिख देता हूँ सीधा सीधा 1.34 into 10⁻⁷, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन, केमिस्ट्री से लेंगे। 250 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, या फिर इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा। तो हम क्या करेंगे 250 ग्राम पानी में इलेक्ट्रॉन निकालना है तुम्हें। तो पहले ये तो देखो कि 250 ग्राम पानी में अणु कितने हैं। तो अणुओं की संख्या का फॉर्मूला होता है ग्राम में भार बटे अणुभार गुना अवोगाद्रो संख्या। लग गई। अब इतने अणु हैं, एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन, H2O के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा इतने इलेक्ट्रॉन हुए तो एक इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19, तो टोटल आवेश कितना मल्टीप्लाई कर दिया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो आवेश हैं, ये दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी दे रखी है आपको कितनी 5 एंगस्ट्रॉम, और ये जो फोर्स है ना इसकी जो वैल्यू वो भी दे रखी है आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 3.7 into 10⁻⁹ न्यूटन। आपसे पूछा है कि ये फोर्स लग रहा है ना वो तो बढ़िया है, ये फोर्स लग रहा है और यहाँ पे चार्ज Q और Q ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड और सेम नेचर के, आपसे पूछा कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं इस चार्ज के अंदर, आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने। आपको पता है F = क्या लगाएंगे हम kq²/r²। F की वैल्यू आपको दे रखी है 3.7 into 10⁻⁹, k की वैल्यू 9 into 10⁻⁹, q² को हम लिख सकते हैं n² e²। देखो q को हम क्या लिखते हैं ne, इसको लिख सकते हैं n² e² डिवाइडेड बाय r²। r 5 एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10⁻⁻10 into 5 into 10⁻⁻10, ठीक है। और इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा ना, तो सॉल्व करा तो हमने देखो ये -10 और -10 -20 हो गए, -20 को तक खींच लाया हमने। देखो 3.7 यहाँ से देखो 3.7 into 10⁻⁻9 तो हो गया ये, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैंने तो कितना आया 25 तो एक आ गया और 10⁻⁻20 एक हो गया, ठीक है। इसको नीचे ला के आया तो 10⁻⁻9 हो गया, देखो ये नीचे जाएगा और -9 ऊपर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 हो गया, डिवाइडेड बाय 9 हो गया। e² की वैल्यू रखनी है 1.6 into 1.6 into 10⁻⁻19 into 10⁻⁻19, ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास n² की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए क्या n, n के लिए क्या कर देंगे अंडर पर n² निकाल लेते फिर n पर रूट कर देते, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, देखो ध्यान से देखो ये कितना हुआ 20 और 18 38 और 38 ये गया सीधा, तो शायद 10 की पावर का काम तो खत्म हो गया। देखो कुछ दिख रहा है 10 की पावर कुछ बचा हुआ नहीं दिख रहा, खत्म है लगभग सब, ठीक। अब हमारे पास बचा कितना, अब हमारे पास बचा 25 into 3.7 डिवाइडेड बाय 9 into 1.6 into 1.6, तो ये हटाओ सबसे पहले, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके 32 बचे कितने हमारे पास 5, 16 3 48 बचे कितने 2, 16 एकम 16 बचे कितने 4, 16 दूनी के 32 बचे कितने 8, 16 पंजो 80, ये हो गया कंप्लीट, ये भी खत्म हो गया आंसर। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं जो भी आता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये तो 25 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे तभी तो कुछ आएगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है इसको देखो 25 5 जा 125 है ना, 12 बचे 25 2 जा 50 का हुआ 62 बचा कितना 6, 25 1 जा 25 31 बचा कितना 3, 78 बचा कितना 7 और फिर बचा कितना 57, पॉइंट कितने बार 1 2 3 4 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 9 करा। अब इसको थोड़ा सा
चेक कर लेते हैं। इसको मैं 58 लिख सकता हूँ क्या? 58 डिवाइडेड बाय 9 है ना, और नीचे एक 1.6 और है, नीचे क्या है हमारे पास 1.6 और यही तो है। तो इसको अपन करते हैं ये लिखते हैं, ठीक है, और एक बार इसको और कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये वो अपने पास 9 से काट लेते हैं, 16 से काट लेते हैं। 16 एकम 16, 16 × 48, बच्चे कितने 10, 16 × 96, बच्चे कितने 4, है ना। तो ये 3 पॉइंट हो गया, 3.6 मतलब ये लगभग 4 के हो गया आपके पास, तो ये लगभग नहीं सॉरी 36 हो गया, 36.2 के 2 के आसपास आएगा, ठीक है 36.2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ गया 36.9, तो ये आ गया लगभग 4, और 4 का अंडर रूट निकाला, n स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, और इसका अंडर रूट निकाला तो कितना आ गया। कहने का तो कैलकुलेशन है सिंपल, आप कर सकते हो, कैलकुलेशन तो करनी है कर लेना, ठीक है। n की वैल्यू निकालनी है, फार्मूला ये पुट करना है, q स्क्वायर का निकाल दो n स्क्वायर e स्क्वायर, क्यों रखा क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन का टारगेट क्या है इसको निकालना, इसलिए हमें ये रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किसी वस्तु को, सुनना क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया गया है, मान लो आपके पास कोई वस्तु है, इसको हमने आवेशित किया, इसको हमने क्या किया आवेशित किया, इतना आवेशित किया कि उसके द्रव्यमान में, इसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की क्या हो गई वृद्धि हो गई। क्या कह रहा है, एक वस्तु को हमने इतना आवेशित किया, क्यों आवेश दिया होगा इसको, इसकी वजह से इसका द्रव्यमान कितना बढ़ गया 9.1 नैनोग्राम बढ़ गया, ठीक है। आपको बताना है कि Q का मान कितना है और इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर किए, दो क्वेश्चन है इसमें, एक तो Q का मान पूछा और एक इलेक्ट्रॉन पूछे। तो पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फील करो कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वह वस्तु ऋणावेशित, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। मैंने आपको वहां पे एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेके जाता है, एक द्रव्यमान लेके जाता है, मास लेके जाता है। वो द्रव्यमान किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो सोचो कि जब आवेश आया है, आवेश बढ़ा है, तो वस्तु नेगेटिव हुई है। अब वस्तु नेगेटिव हुई है तो वहां कुछ द्रव्यमान एक्स्ट्रा है ना, वो द्रव्यमान कितना बता रहा है, ये डेल m = 9.1 नैनोग्राम बता रहा है। वो द्रव्यमान की वैल्यू कितनी बता रहा है, ये 9.1 नैनोग्राम। तो आपको ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ये वाला फॉर्मूला, मास से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम हो उसको हम इससे सॉल्व कर लेते हैं। डेल m = n m, तब हम देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ, n पूछा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, डेल m/m ऑफ e हो जाएगी। अब डेल m कितना है आपके पास 9.1 × 10⁻⁻9 ग्राम, यही तो है, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 × 10⁻28 ग्राम, 8 3 11 28 ग्राम हो गया, 31 होता है ना किलोग्राम में, है ना, तो 8 हो गया। हमें इसको सॉल्व करेंगे, 9.1 से 9.1 गया, इसको सॉल्व करा तो कितना आया, माइनस के प्लस के 28 माइनस का 9 मतलब 10⁻+ का 9, ठीक है। कहने का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, इतने इलेक्ट्रॉन आए हैं इस वस्तु के ऊपर, तब जाके वस्तु क्या हुई है, ऋणावेशित हुई है, मतलब तब जाके वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा है। तो आवेश की प्रकृति क्या हुई यहाँ पर, मतलब वस्तु पर जो आवेश है उसकी प्रकृति क्या है, ऋणावेशित है वस्तु। ऋणावेशित क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए हैं, इलेक्ट्रॉन गए नहीं वहां से, इलेक्ट्रॉन आए। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणावेशित। बात समझ में, तो आवेश, इस वस्तु पर आवेश की प्रकृति क्या हो जाएगी, ऋणावेशित, ठीक है। जब भी मास में वृद्धि होती है वस्तु ऋणावेशित होती है, जब भी द्रव्यमान में वृद्धि होती है तो वस्तु क्या होती है, ऋणावेशित होती है। बात समझ में आ गई, कब, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड, क्लियर हो गई ना बात, समझ में आ गई ना, 10 + 19। अब n का मान निकल गया। अब आपसे पूछा चार्ज कितना, तो q बराबर कितना होता है,
n into e, n कितना है 10 raised power 19, e कितना है 1.6 into 10 raised power minus 19, 19 ने 19 को काट दिया, q बराबर हो गया 1.6 कूलम। 1.6 कूलम। बात समझ में आ गई? इजी क्वेश्चन है, ध्यान क्या रखना है, मास का फॉर्मूला। ठीक है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, मास बढ़ेगा और मास घटेगा। यदि मास बढ़ेगा तो वस्तु होगी ऋणावेश और मास घटेगा तो वस्तु होगी धनावेश। ये इस क्वेश्चन का ध्यान रह जाएगा पक्के से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जो मैंने करा दिए वो वापस रिपीट नहीं करूंगा मैं ना, जो मैं उसमें करा चुका हूं ना पहले थ्योरी के साथ साथ, उन क्वेश्चंस को रिपीट करने का क्या फायदा, वो तो आप वहां भी देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, प्रोटॉन। ठीक है, एक तो क्या ले लिया हमने, इलेक्ट्रॉन ले लिया और एक ले लिया प्रोटॉन। क्या कह रहा है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है इसके बीच की दूरी आपको दे रखी है कितनी, 5.3 into 10 raised power minus 11 मीटर। ठीक है, इसके मध्य आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। इसके बीच में आपको आकर्षण बल निकालना, मतलब विद्युत बल पूछा सीधे सीधे, तब बोलोगे F is equal to क्या, K Q1 Q2 upon R स्क्वायर। कर सकते हो ना यार, K की वैल्यू आपको पता है कितना है, 9 into 10 raised power 9, Q1 कितना, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 into 10 raised power minus 19, Q2 कितना, प्रोटॉन पर चार्ज 1.6 into 10 raised power minus 19 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर 5.3 into 5.3 into 10 raised power minus 20। सॉल्व कर लेंगे इसको, f of e निकल गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन खत्म हुआ। इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना और करें। तो अब यदि हम f of g निकालें, f of g का फॉर्मूला क्या है, g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। अब हम तुलना करना चाह रहे हैं तो पूरी वैल्यू निकालने से कोई फायदा नहीं, हम एक काम करते हैं, ये कर देते हैं, इससे बहुत फायदा हो जाएगा हमको। क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, हम निकाल देंगे सीधा सीधा Fe अपॉन Fg बराबर Q1 Q2 1.6 into 10 raised power minus 19 का हो गया स्क्वायर, मतलब दो बार लिख देता हूं मैं इसको, 1.6 into 10 raised power minus 19 डिवाइडेड बाय g कितना है 6.67 into 10 raised power minus 11 into m1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 into 10 raised power minus 31 और m2 मास ऑफ प्रोटॉन, ये कितना होता है 1.6 into 10 raised power minus 37। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दी, k आ गया, q आ गया, k और आना है, कितना होता है 9 into 10 raised power 9। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व। तो हमें पूरा एक ही कैलकुलेशन सॉल्व करने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। देखो 1.6 से 1.6 तो कट है, जो कट रहा है उसको काट लो अच्छे से, जो दूर से दिख रहा है कटता हुआ, ज्यादा दिमाग नहीं, दूर से 1.6 से 1.6 कटना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है ना। अब अपन 10 रेज़ पावर की कैलकुलेशन करते हैं, -19 38 में से घटा दो 9, कितना बचा 29, किसका, माइनस का। तो हमने लिख लिया, यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, नियरली इक्वल टू डाल दी, 10 रेज़ पावर 28 तो आया ऊपर, किसका, माइनस का, प्लस लगाया, नीचे कितना है चेक करो, नीचे चेक करके कितना पता लग रहा है 27। चलो पहले इसको कर लेते हैं, 31 42 52 62 है ना, 62 और 69, टोटल कितना हो गया ये नीचे 69, ऊपर जाके इतना बन गया। इसको लगभग सॉल्व किया हमने, है ना, तो ये बचा 38 48 58 68 31 नहीं 41, सॉरी कितना बना ये 41 के आसपास है। ठीक है, हम बोलेंगे इसकी वैल्यू आई लगभग 10 रेज़ पावर 41 और सॉल्व कर लो अच्छे से जो भी आ रही है। ठीक है, 41 के आसपास ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये बिल्कुल नियरली इक्वल टू कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, ये कैसी कैलकुलेशन है, नियरली इक्वल टू। तो हम क्या कह रहे हैं कि Fe is nearly equal to 10 raised power 41 times of Fg। कहने का मतलब f of E तो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, 10 raised power 41 टाइम्स, देखो कितना होता है, 10 raised power 2 टाइम्स में 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है,
41 करोड़ अरब पता नहीं कितना हो गया, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एफ ऑफ ई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एफ ऑफ जी। कहने का मतलब ये हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान विद्युतीय बल की तुलना में बहुत 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 कम होता है, ठीक है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल अत्यंत दुर्बल बल है। ये हमने 11th में पढ़ा था। 4 प्रकार के फोर्स बताए थे आपको। फोर्स आर 2 टाइप्स। कौन कौन से फोर्स बताए थे? न्यूक्लियस फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, और वीक फोर्सेस। याद है क्या? उसमें बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे 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 वीकेस्ट फोर्स है और न्यूक्लियस फोर्स है ना वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। बोला था ना स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियस फोर्स। वीक फोर्स कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। आज हमने प्रूफ किया है कि एफ ऑफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो देखो कितना कम होता है, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का ये प्रूफ करना था एक्चुअल में एफ ऑफ ई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एफ ऑफ जी। यदि आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए इसके लिए तो सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो समान आवेश वाले धनायन परस्पर इतने इंटू, देखो क्या कह रहा है, आपके पास दो आवेश है, सपोज Q1 और Q2 है, दोनों की वैल्यू बराबर है और वैल्यू कितनी रखी है आपको यहाँ पर 2.27 इंटू 10 इज पावर 39 माइनस 9, 10 इज पावर माइनस 9। ये है दो समान आवेश वाले धनायन परस्पर कितने बल से प्रति, सॉरी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल 18 है। मतलब ये एक निर्वात है, इसमें दो बिंदुवत आवेश रखे हैं, इनके बीच में बल कितना लग रहा है? 18 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। यदि 1 mm मोटाई, थिकनेस कितनी दे रखी है आपको? थिकनेस दे रखी है 1 mm, ठीक है, और परावर्तन कितना दे रखा है आपको? r दे रखा है 6, तो है ना बल का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है ना, आपको ध्यान रखना है, मतलब ध्यान क्या रखना है वैसे मैं बता देता हूँ। F का फॉर्मूला क्या होता है? K Q² अपॉन K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये K है ना, K पर हमने बात की थी, K पर चर्चा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था ना। ये एप्सिलॉन नॉट केवल किसके लिए है? वैक्यूम के लिए है। किसके लिए? वैक्यूम के लिए। यदि मीडियम आ जाता है ना किसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R हो जाती है ना, तो एप्सिलॉन एप्सिलॉन R Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो हम क्या कह रहे हैं, तो इन चीज को ध्यान से देखो, ये वापस F बन गया ना निर्वात वाला, तो ये हो गया F निर्वात डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R। तो ये आ गया आपका नया एफ। तो क्या ध्यान रखेंगे इसमें? ध्यान क्या रखना है इसमें? ध्यान ये रखना है इसमें, आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी भी मीडियम में, की पॉइंट लिखा देता हूं इसको, लिख लेना, किसी माध्यम में F का मान एप्सिलॉन R गुना कम हो जाता है। सीधा सीधा किसी भी माध्यम में F का जो मान है ना वो एप्सिलॉन R गुना कम हो जाता है। किसके कंपैरिजन में? निर्वात की। किसकी तुलना में? निर्वात की तुलना में। तो F माध्यम का मान होगा F निर्वात डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, हो जाएगा यार, आसान है। नेक्स्ट देखो क्या है, किसी बिंदुवत आवेश पर, किसी बिंदु आवेश Q1 की वैल्यू आपको दे रखी है 2 माइक्रोकूलम है और इसकी वैल्यू है 2 और 1 मीटर, और दूसरा आवेश दे रखा है Q बराबर कितना? -5 माइक्रोकूलम, इसकी वैल्यू दे रखी है -2 और 4 मीटर। ये मीटर में, ये मीटर। अब आपसे पूछा कि Q1 Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल, ये Q2 है, ये Q2, ये Q1। देखो वही कोऑर्डिनेट सिस्टम, कूलम के नियम का सदिश रूप, ये मान लिया Q1, ये मान लिया
Q2 पर Q1 के द्वारा कौन किस पे बल लगा रहा है, 1 लगा रहा है Q पर, कौन सरकेगा, 2 सरकेगा, किधर सरकेगा, इधर सरकेगा, F on 2 due to 1, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा बताओ, कौन किस पे फोर्स लगा रहा है, 2 पर लगा रहा है 1, तो R2 माइनस R1 वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका R1 और ये हो जाएगा R2, है ना। ये आपका क्या है, ठीक है। अब ये पॉइंट आपको दे रखा है, ये वाला पॉइंट कितना दे रखा है 2,1, ये वाला पॉइंट कितना दे रखा है -2,4, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 वेक्टर का नेगेटिव का क्यूब R2 वेक्टर माइनस R1, ठीक है। वैल्यू निकालनी है, रखनी है इसमें, ठीक है, कर लोगे। R2 वेक्टर कितना है बताओ मेरे को, R2 वेक्टर है हमारे पास माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप, ठीक है। R1 वेक्टर कितना है, R1 वेक्टर है 2i कैप प्लस का 1j कैप। हमें चाहिए R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, कितना हो जाएगा -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस के 2i कैप माइनस का j कैप, सॉल्व करा तो माइनस का 4i कैप और प्लस का 3j कैप हो गया। ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर निकल गया। देखो दिशा का बहुत भयंकर चक्कर है, ध्यान रखना, डायरेक्शन गड़बड़ सवाल गड़बड़, किसमें से किसको हटाना ये इंपॉर्टेंट है, कौन किस पे फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से डायरेक्शन निकलेगी। देखो 2 पर फोर्स लगा रहा है 1, 2 पर फोर्स लगा रहा है 1, 2 पर फोर्स लगा रहा है 1, तो कौन सरकेगा, 2 सरकेगा, किधर सरकेगा, इधर सरकेगा, इसलिए R2 R1 आया। यदि ये प्रोसेस उल्टी होती ना तो R1 R2 आता और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत हो जाता, हो सकता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि यदि आप इस क्वेश्चन को वाला ट्रिक लगाते, मतलब R1 R2 करते तो क्वेश्चन गलत हो जाता। अब हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका, तो R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हुआ 16 प्लस 9 25 का रूट मतलब 5, तो वैल्यू आपको तो सारी की सारी बताओ। F21 वेक्टर कितना आया 9 × 10⁻9 × Q1 कितना वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁻6 Q2 -5, तो माइनस आगे लगाया 5 K Q1 Q2 A Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या R21 वेक्टर कितना है 5, तो 5 का कर दो क्यूब, 5 × 5 × 5 मीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर में बदलने जाती है। और R21 वेक्टर कितना -के 4i कैप प्लस के 3j कैप। अब देखो ये माइनस आ गया है ना, तो ये माइनस है मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखो 5 ने तो 5 काट दिया, 6 और 6 12 हुए ना, तो इसमें 9 कट गए तो कितना बचा -3 बचा, ठीक है। और कुछ करता हुआ मेरे को नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो हम क्या कह रहे हैं, ये हुआ, ये माइनस लग गया से, तो 9 दूनी के 18 गुणा 10 की घात -3 9 to the 18 और 10⁻³ डिवाइडेड बाय 25। अब इसको यहाँ पे कितना है 4i कैप के 3, ठीक है ना। तो ये आपका आया F21 वेक्टर, इसको केवल और केवल आपको सॉल्व करना है, इसमें सॉल्व करने की क्या पट्टी की रात करनी है, ये 18 में भाग देना इसका 25, बस ये इसका सॉल्यूशन है। और यहाँ क्या लगा दोगे आप, यहाँ पे न्यूटन लगा दोगे, खत्म। नहीं आया समझ में, वापस बताऊं, देखो कंफ्यूजन है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक पॉइंट क्या, कौन किस पे फोर्स लगा रहा है, डायरेक्शन किधर लेनी है, बस ये चीज ध्यान रखनी है। क्वेश्चन को पढ़ो, आपको ये अपने आप ही पता लग जाएगा कौन किस पे फोर्स लगा रहा है। क्वेश्चन को वापस पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है कि भाई दो बिंदु बता आवेश हमारे पास Q1 और Q2, दोनों की वैल्यू गिवन है, दोनों के पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो ज्ञात करना है Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल, Q2 पर बल का लगेगा, कौन लगाएगा, कौन सरकेगा, किधर सरकेगा, डायरेक्शन किधर जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ आपका, ये बल लगा रहा है, इस पर बल लग रहा है, तो ये हुआ फाइनल, ये हुआ इनिशियल। तो हमेशा वेक्टर में फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ये है पॉइंट।
हमेशा वेक्टर में फाइनल माइनस इनिशियल होता है, या फिर जब भी हमें माइनस निकालना होता है, सबट्रैक्शन निकालना है, तो हमेशा क्या करते हैं, अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते हैं जब हमें परिवर्तन चाहिए होता है या फिर डिफरेंस चाहिए होता है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, R2 माइनस R1 करा, R2 माइनस R1 करो यहाँ पे। ठीक है, R2 माइनस R1 करो, R2 वेक्टर तो हमारा ये निकला, देखो -2 i कैप प्लस 4 j कैप, R1 वेक्टर निकला 2 i कैप प्लस 1 j कैप, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर किया। ठीक है, इसको किया सॉल्व, माइनस को इसमें से इसको घटा दिया, ये माइनस ये माइनस, तो ये -4 और ये प्लस के 3, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, i कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस j कैप के गुणांक का स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लिया, ये आ गया 5। 5 क्या मीटर, क्योंकि ये वैल्यू किसने गिवन है आपको, मीटर में गिवन। ठीक है, अब ये निकल गया, अब हम इस सारी वैल्यू लिख करके क्या रखनी है, फॉर्मूले में पुट करनी है। फॉर्मूला क्या है, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r1 r21 वेक्टर का होल क्यूब, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अब केवल इसको सॉल्व ही तो करना है, सॉल्व करने के लिए क्या, k की वैल्यू हमें पता है, q1 दे रखा है, q2 दे रखा है, डिवाइडेड बाय r3 क्यों डॉट r2 माइनस r1 जो हमने यहाँ निकाला। ठीक है, वैल्यू रखी, सॉल्व करा, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा उसमें क्या करना है, हमें करना है 18/25। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं, चलो 25 पॉइंट लगाना पड़ेगा, बढ़ते ही दो है ना, और 25 से 75 6 7 बार जाएगा, फिर बचेगा 5। ठीक है, ये हो जाएगा 2 है ना, और डिवाइडेड बाय 10 रेज़ पावर -3। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ गया 1000 सॉरी 100, ये गया -5। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 7.2, क्या लिख सकते हैं 7.2 इंटू 10 रेज़ पावर -6, और ये वैल्यू तो आपके देती जाएगी 4i -3 j। इसको सॉल्व करा हमने, तो इसका आंसर आ रहा है 7.64, इधर से का ना 4, 7.2 इंटू 10 रेज़ पावर -4, 4i कैप -3j, एग्जैक्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है F21 वेक्टर का मान। समझ में आएगा आपको, ये पक्के से बताना, देखो है ना, कई बच्चों का मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाता है ना इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, यदि मान लो ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ मैं हर साल के हिसाब से, यदि मान लो 50 बच्चे इस क्वेश्चन को करते हैं ना, सॉरी 50 बच्चे इस क्वेश्चन को करते हैं, तो ऑन एन एवरेज 35 बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। ठीक है, और उन 35 बच्चों की कॉपी को यदि चेक किया जाए ध्यान से, तो ऑन एन एवरेज 25 बच्चों की जो मिस्टेक है ना, वो क्या रहती है, प्लस माइनस की वैल्यू। कहने का मतलब 50% बच्चे, टोटल 50% बच्चे क्या करके आते हैं इसमें, डायरेक्शन की मिस्टेक करके आते हैं। क्या करके आते हैं इसमें, डायरेक्शन की मिस्टेक करके आते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखो जो बड़े गलती कर चुके हैं उनको नहीं करोगे तो जल्दी सक्सेस पा जाओगे। ठीक है, और नहीं तुम चाहते हो कि हम वापस से उन्हीं गलतियों को पहले हम दोहराएं, फिर फील करें, ठीक है, फिर आगे बढ़े, तो लाइफ ही छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हैं। ठीक है, तो अच्छा है दूसरों से सीखो। ठीक है, जो गलतियां करते हैं उनसे बचो, कहाँ गलती होती है वो समझ जाओ और उसको मत दोहराओ। ठीक है, तो सक्सेस थोड़ी जल्दी मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, दो छोटे बिंदुवत गोले, दो छोटे बिंदुवत गोले, प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है, प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है, एक ओवैनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों की सहायता से लटका हुआ है, एक एरा एक एरा। ठीक है, ये वो कुचालक धागा जिसकी वो बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका मास है ना m कितना है 200 ग्राम, और यहाँ पर भी जो m है वो कितना है 200 ग्राम। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको, अच्छा इन धागों की लंबाई दे रखी है कितनी 40
सेंटीमीटर और इसकी भी कितनी है 40 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है दोनों गोले समान आवेशित है, इस पर भी चार्ज q है और इस पर भी चार्ज q है तथा साम्यावस्था में इनके बीच की दूरी 4 मीटर है 4 सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंस कितनी रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा प्रत्येक गोले पर आवेश क्या है। देखो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आप एक चीज का ध्यान रखो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में ये जो होता है ना वो थीटा होता है और ये भी होता है ना वो भी थीटा होता है क्योंकि ये दोलन गति करता है। ये आपका मिडिल पॉइंट होता है इधर उधर एक साथ जाता है। जितनी डिस्टेंस यहाँ कवर करता है उतनी डिस्टेंस ये इधर भी कवर करता है। ठीक है तो ये थीटा हो गया। अब ये थीटा होते ही देखो ये जो थीटा हुआ ना ये तो बिल्कुल बीचों बीच से काटा है इसलिए ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर और ये भी कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। अच्छा ये धागा है ये जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा तो इस पे टेंशन लगेगा T और इस T के आपके दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है एक तो हो जाएगा T ये थीटा तो ये भी क्या थीटा T cos थीटा और यहाँ पे हो जाएगा ये T sin थीटा। अच्छा ये दो चार्ज है यहाँ पे फोर्स भी लगेगा F of T तो हम क्या कहेंगे बिल्कुल फिक्स है। ऐसा क्वेश्चन आते हैं आपको T cos थीटा बराबर mg लगाना है T cos थीटा बराबर mg T sin थीटा बराबर fe लगाना है। ठीक है इसको सॉल्व करके tan थीटा निकालना है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा fe अपॉन mg या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली काम नहीं कर सकते हो fe बराबर mg tan थीटा सीधा काम में ले जहां लिखना पड़ेगा थीटा इज वेरी स्मॉल थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है और जब थीटा स्मॉल होता है तो sin थीटा इज नियरली इक्वल टू क्या होता है tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा होता है। ठीक है अब हमें q की वैल्यू चाहिए तो f ऑफ e का फॉर्मूला क्या k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर की वैल्यू की बात करें दो आवेशों के बीच की दूरी 4 इनटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर r स्क्वायर हो गया बराबर m कितना दे रखा है 200 गुणा 10 की घात -3 ग्राम को किलोग्राम में बदल दिया। जी हमें नहीं पता तो हम tan निकाल ले लेते tan थीटा से निकालेंगे। ध्यान से देखो tan थीटा कैसे निकलेगा ये रहा tan होता है क्या लंब बटे आधार लंब बटे आधार। अब हमें ये नहीं पता। अब एक चीज समझो आप ऐसे मान लो sin थीटा थीटा बराबर है मान लो धागा यहाँ पे आके बढ़ जाएगा क्या धागे की लंबाई तो रहेगी ना तो ये भी 40 सेंटीमीटर हम काम मिलेगी। कितने काम मिलेंगे यहाँ पे 40 सेंटीमीटर काम मिलेगी। अब हमने यहाँ पे 40 सेंटीमीटर ले लिया तो मोटे लंब बटे आधार कितना हो गया तुम्हारा ये हो गया tan थीटा बराबर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर लंब 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय आधार 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दे हो गया 1/20 कितना हो गया 1/20 तो tan की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1/20। अब आपको q की वैल्यू निकालनी है ना तो q की वैल्यू निकालने के लिए क्या करा पहले तो इससे इसको काट दिया। ठीक है और ये हुआ -4। ठीक है ये वैल्यू अब देखो 9 q स्क्वायर निकाल लो पहले आपने q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा पूरा मतलब q स्क्वायर की वैल्यू निकालो कितनी आएगी 200 गुणा 10 की घात -3/2 ये बचा नीचे को इसका 2 और ये ऊपर चल जाएगा कितना हो गया 4 चौक 16 गुणा 10 की घात -4 और के उधर जाएगा नीचे 9 × 10 टू द पावर 9 सॉल्व करो 4 और 3 7 हुए 4 और 3 7 और 9 16 हो गए तो ये हो गए 10 की घात -16 10 की घात माइनस ऊपर गया ना ये 9 और 7 16। ठीक है अच्छा देखो और कुछ कैलकुलेशन दिख देगा आपको मोटी मोटी ये 2 से 1 कट गया। ठीक है अच्छा ये 16 है ना यहाँ पे और ये 2 है तो ये 14 बचा ये 14 बचा। ठीक है अब देखो कैलकुलेशन में क्या है q स्क्वायर बराबर 16 बटे 9 गुणा 10 की घात -14 तो सॉल्व करा तो q स्क्वायर हमें तो q चाहिए तो 4 बटे 3 गुणा 10 की घात -7 गुलाम। ये आसान है बहुत आसान है। ठीक है कॉन्सेप्ट तो समझ लिए उसकी क्या धागे से किसी चीज को लटकाते हैं। ठीक है बिल्कुल फिक्स है धागे का कोई भी क्वेश्चन आए थीटा कोण पे बना हुआ ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा देते हैं और यहाँ से आपसे कोई एक भौतिक राशि पूछेगा वो निकाल देते हैं। ठीक है गड़बड़ होगी tan थीटा में ये वाली वैल्यू आपको नहीं पता होगी हम कह रहे हैं ये इसके बराबर ही आप ले सकते हो क्योंकि थीटा बहुत कम है इसलिए tan थीटा नियर इक्वल टू sin थीटा होता है। या फिर ऐसे मान लो कि ये रस्सी जब यहाँ पे आ जाएगी तो 40 सेंटीमीटर की जगह 50 सेंटीमीटर हो जाएगी क्या
40 सेंटीमीटर की रहेगी। बहुत थोड़ा डिफरेंस आया उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि sin थीटा इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, tan थीटा ले लिया। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन बता दे, ठीक है। और देखो पास तो नहीं हो रहा जाना, आप बता भी सकते हो, मेरे को कमेंट में बता देना पास हो रहा हो तो थोड़ा स्लो कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा पास तो नहीं हो रहा, बड़े आराम से लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी आपको लगे ना कोई थोड़ा पास चल रहे हैं बता देना, पास हो रहा है कहती है, टेंशन मत लो, ठीक है। आप बता दो कि सर इतना पास हो गया, इतना स्लो हो गया, थोड़ा सा कम कराओ, आधे घंटे में एक न्यूमेरिकल कराओ, 2 कराओ, 5 कराओ, जितना आपसे बचे ना उतना ही करो, ज्यादा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चार्ज है, ठीक है, एक तो है 9e का और एक है 4e का, इन दोनों के बीच की दूरी है r, डिस्टेंस इधर रखी r बोल रहा है, और एक तीसरा आवेश q को हम कहाँ रखें, हमसे पूछा है, हमसे देखो कितना रेस्पेक्ट कर रहा है, जो पूछ रहा है इसको कहाँ रखें, है ना, कहाँ रखें इसको कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए। आपको r की वैल्यू बतानी है, तो मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था। पहले ये देखो कि चार्ज का नेचर सेम है या अपोजिट है, आपको पता लगा यार चार्ज का नेचर तो सेम है। दूसरा पॉइंट, जब चार्ज का नेचर सेम होता है तो क्यों बीच में आता है, साइड में आता है, आपको ये बात समझ में आती है कि चार्ज का नेचर सेम है तो क्यों बीच में आएगा, ठीक है। अब क्यों बीच में, बिल्कुल बीचों बीच तो कब आएगा, जब दोनों इक्वल हो, ठीक है ना, बिल्कुल बीचों बीच तो कब आएगा, जब दोनों इक्वल हो, और जब दोनों इक्वल नहीं हो तो किधर की तरफ सरकेगा, तो हमेशा ध्यान रखना जिसका मैग्नीट्यूड छोटा उधर की तरफ सरकेगा, ठीक है। तो ये चार्ज कहीं यहाँ पर आएगा, मेरे को नहीं पता कहाँ पर है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कहीं पे आएगा, है ना। अब मैंने बोल दिया कि यहाँ से ये डिस्टेंस है ना वो x है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची, चलो ऐसे बोलते हैं यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, x है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची, r माइनस x बची। और इक्विलिब्रियम पोजीशन की कहानी आपको पता है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, r की जगह रखूं मैं r माइनस x का होल स्क्वायर बराबर k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है यार, सॉल्व करने के लिए k से तो k कट गया, e से e कट गया, q से q कट गया, दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, 3 अपॉन r माइनस x हुआ और q अपॉन x हुआ, 3x बराबर 2r माइनस 2x हुआ, ठीक है। अब क्या हो गया, इधर 5 आ गया, तो 5x बराबर 2r हुआ, x बराबर कितना हुआ 2/5r हुआ, x बराबर 2/5r हुआ, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2/5r, तो ये वाली कितनी बची आपके पास, ऑब्वियसली 3/5r बचेगी, कैसे करी r माइनस 2/5r, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे क्वेश्चन में कि भाई इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए चार्ज q को 4e से तो 2/5r दूरी पर और 9e से 3/5r दूरी पर रखा जाएगा, क्लियर एकदम, ठीक है ना। अब इसमें से आंसर एक चीज सुनो, है ना, आंसर ये भी सही है कि 4e से 2/5r पे रखा जाएगा, ये आंसर गलत नहीं है। ऐसे ही इसी आंसर को दूसरा डिस्कस कैसे करेगा, 9e से 3/5r दूरी पर रखा जाएगा, या फिर दोनों कह देगा, तीनों तरीके से क्वेश्चन का आंसर सही माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर, क्यों नहीं हुआ, ऐसा कराया ना आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन याद करो, ऐसे क्वेश्चन से साथ सेम ही करा रखा है, इसमें वैल्यू थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रखी होगी, ऐसा कैसे करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो q परिमाण के बिंदु आवेश, एक तो ये ना और एक ये, है ना, परस्पर r दूरी पर रखें, ये परस्पर r दूरी पर, r मीटर है, क्या है मीटर ही होगा, ठीक है। इनके मध्य बिंदु पर q परिमाण का तीसरा आवेश, अब खुद कह रहा है कि हमने बिल्कुल बीचों बीच पर एक q परिमाण का तीसरा आवेश रख दिया, पहले बताओ इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बताई इसने 8, अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई
r/2 और यहां से यहां तक कितनी हुई r। ये खुद गहरा क्वेश्चन है। तो उस तीसरे आवेश का मान और प्रकृति क्या हो कि संपूर्ण निकाय संतुलित अवस्था में होता है। प्रकृति क्या हो कि निकाय संतुलित अवस्था में रहे। अब एक बात भूलना, अब की बार इसने इसका मान नहीं पूछा, इसकी वजह से निकाय संतुलित अवस्था में रहे वो पोजीशन आपको निकालनी है। तो हम बोल रहे हैं कि निकाय की संतुलित अवस्था की जो जानकारी है ना वो हमको इन दोनों चार्ज से मिलती है। यदि ये दोनों चार्ज संतुलित अवस्था में है तो संपूर्ण निकाय किसमें रहेगा, संतुलित अवस्था में रहेगा। हमको इस चीज से इस तरीके से सेट करना है कि ये दोनों निकाय किसमें हो जाए, संतुलित अवस्था में हो जाए। तो हम इनमें से किसी एक निकाय की संतुलित अवस्था चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको बोल दिया कि ये सपोज ये 1 है और ये 2 है। यदि मान लो निकाय संपूर्ण निकाय संतुलित अवस्था में है तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है ना टोटल कौन कौन सा, एक तो F1 किसकी वजह से, Q की वजह से, और एक F1 किसकी वजह से, Q की वजह से। ये 0 होना चाहिए। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो F2 किसकी वजह से, 1 की वजह से, या फिर F2 किसकी वजह से, Q की वजह से। 0 होना चाहिए। मतलब ये दोनों आवेशों पर लगने वाला नेट फोर्स है ना वो 0 होना चाहिए। ये भी सही है और ये भी सही है। इसको आपको प्रूफ करना है, मतलब इसको प्रूफ मतलब इनमें से एक चीज को लेके और आपको Q की वैल्यू निकालनी है। जिसमें मैंने ऊपर वाली कंडीशन ले ली है, ठीक है। तो क्या हो गया, F12 क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर प्लस K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बराबर 0 होना चाहिए। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ मतलब इसको सॉल्व करके किस तरह कर देते हैं, Q अपॉन R स्क्वायर बराबर माइनस Q अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व भी तो करना है यार। A से तो K गया, Q से Q गया, है ना, और ये हो गया इधर आके 4। देखो यहां से देखो Q अपॉन R स्क्वायर बराबर माइनस 4Q अपॉन R स्क्वायर में R स्क्वायर को भी काट दे। Q की वैल्यू कितनी हुई आपके पास, माइनस के Q/4। समझ में आया। तो Q की वैल्यू हम क्या रखेंगे कि पूरा निकाय संतुलित अवस्था में आ जाए। तो हम बोलेंगे भाई Q की वैल्यू आप रखोगे Q/4 और किसका Q/4 माइनस। जब आप ये रखोगे ना तो ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या चल जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में चला जाएगा। समझ आया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं आपको करा चुका, फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए मैं देखते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या कहा, 4 आवेश है। क्या कहा मैंने आपसे, 4 आवेश है जिस पर प्रत्येक का मान है ना इस तरीके से 4 आवेश रखें। ठीक है, ये क्रम से कहां पे रखें, 2 पे रखा है, 0 पे रखा है, 2 पे रखा है, 4 पे रखा है, 8 पे रखा है। जीरो पे रखा है, 2 पे रखा है, 4 पे रखा है, 8 पे रखा है। दूरी पर स्थित है 2 सेंटीमीटर पर स्थित, हाँ ये है ना। और प्रत्येक की वैल्यू कितनी दे रखी है इसलिए 2 माइक्रो कूलम दे रखी है। ठीक है, इस तरीके से 4 आवेश दे रखे, इनको हमने यहाँ रख रखा है। ये x अक्ष है, ये इसका 0 2 4 6 8 मीटर में ऐसे रखा हुआ। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर, ये 2 सेंटीमीटर पर जो आवेश रखा है ना इसके परिणामी बल की गणना कीजिए। ठीक है, जब आपको ऐसे सवाल दिखे ना तो आप इसमें पहले थोड़ा सा वेक्टर प्रोडक्ट कर लो, ज्यादा अच्छा है, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। देखो इस पर इसकी वजह से फोर्स लगेगा वो किधर जाएगा, इधर जाएगा। इस पर इसकी वजह से फोर्स लगेगा वो किधर जाएगा, इधर। क्या ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमें केवल फोर्स एक की वजह से निकालना है, 2 से लेके